वी विल बी कवरिंग टॉपिक रीजनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, जहाँ पे लोग जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट रहते हैं। और इस वजह से भी अफेक्शनेट रहते हैं क्योंकि या तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमस चाहते हैं, यानी कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं, या उनके यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, या तो उनके कल्चर को सही से रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है। तो एडवांटेज पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए लोगों के अंदर रीजनलिज्म की भावना आती है। रीजनलिज्म दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में वहाँ जहाँ आप अपनी जगह से प्यार करते हो और वहाँ का होने में गर्व महसूस करते हो, पर उसी की उलट में नेगेटिव तब बन जाता है जब आप उसको ही एब मान लेते हो और नेशनल आइडेंटिटी को शट डाउन कर देते हो और सिर्फ अपनी रीजनल आइडेंटिटी को सुपीरियर बनाते हो। अब कुछ चीज़ें लग सकती हैं कि हम रीजनलिज्म को फेवर कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली में नहीं होती हैं। लोकल पेट्रोटिज्म या लॉयल्टी, यानी कि जिस जगह से आप हेल करते हो आप उस जगह के बारे में लॉयल रहोगे हमेशा। हर कोई अपनी रीजन से आता है, उसको उस जगह का प्राइड होता है कि वो उस स्टेट से बिलोंग करता है, इस रीज़न की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। अपने स्टेट के लिए वो कुछ स्पेशल थिंग करना चाहता है, उसके लिए कोई एफर्ट करना चाहता है। ये भी रीजनलिज्म में नहीं आएगा। साथ में अगर आप देश के अंदर ही एक और स्टेट बनाने की डिमांड करते हो, वो भी रीजनलिज्म में काउंट नहीं होगा, क्योंकि कोई स्टेट इकोनॉमिकली पीछे हो सकते हैं या कल्चरली दूसरे कम्युनिटी उन्हें सप्रेस कर रही होती है। तो ऐसे टाइम में वो अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, वो थोड़ा फेडरल सिस्टम चाहते हैं, जिसे एक बात मान सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर का फीचर, पर हम उसे रीजनलिज्म कंसिडर नहीं कर सकते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंडिया ने रीजनलिज्म फेस किया है। प्री इंडिपेंडेंस में जो हमारी रोल देखा हमने जस्टिस पार्टी का चेन्नई में, जहाँ वो अलग से द्राविड़ एरिया बनाना चाहती थी, जो कि बाद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीच किया गया लोगों के द्वारा। जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस में लोग चाहते थे कि एक नया स्टेट बने साउथ इंडियंस के लिए, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसे हम द्रविड़ा मूवमेंट कहते हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं, जो कि दलित एम्पावरमेंट के लिए किया गया था, जहाँ पे ये कम्युनिटी बेस्ड था। नेक्स्ट वी हैव लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लाइक इंडिया का जब ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई इंडिया में, उसी के हिसाब से फिर डिवीज़न हुआ एरियाज़ का। महाराष्ट्र, गुजरात स्पीकिंग अलग, मराठी स्पीकिंग अलग, जबकि ये सब पूरा एक बॉम्बे था पहले। देन वी हैव नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से ही आसाम से अलग होने की बातें कहीं, बंगाल से अलग होने की बातें कहीं, तो आसाम से अलग हटके बाकी सारे स्टेट्स का निर्माण हुआ। नागा लोग के लिए नागालैंड बनाया गया, मिज़ो के लिए मिज़ो फ्रंट ने काफ़ी काम किया ताकि मिज़ोरम बन सके। देन व्हाट वी सी सेपरेटिस्ट मूवमेंट एज वेल, खालिस्तान मूवमेंट, जहाँ पे वो सिख सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे पर इसको सप्रेस कर दिया गया। न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन भी किया गया, जस्ट लाइक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। यहाँ पे इनको बनाने का मेन रीज़न जो था वो था रीजनल डिस्पैरिटीज़, क्योंकि स्टेट के एक एरिया को तो बहुत अच्छा रिसोर्स मिल रहा था और वो यूटिलाइज़ कर रहा था, पर ये सारे प्लेसेस नेगलेक्ट किए जा रहे थे उसके चक्कर में। देन जो लेटेस्ट हमने देखा वो था तेलंगाना मूवमेंट, जहाँ पे लैंग्वेज और एथनिसिटी के बेस में एक स्टेट को डिवाइड कर दिया गया। देयर आर सम थिंग्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रीजनलिज्म, जैसे कि आपकी जोग्राफिकल लोकेशन, अगर वो आइसोलेटेड है, वो मेन स्ट्रीम से दूर है, तो आपके अंदर थोड़ी भावना हो सकती है अपनी रीजनलिज्म के लिए। कल्चर एंड एथनिसिटी, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू और हेलिंग फ्रॉम सम अदर कम्युनिटी जो कि मेन नहीं है, तो आप अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जस्ट लाइक वी हैव सॉ इन द खालिस्तान मूवमेंट। दैन वी हैव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लोग अपनी लैंग्वेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, अगर आप उनको उस इज्जत से ना बात करो तो वो फिर डिमांड करने लगेंगे अपने लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए, जस्ट लाइक वी हैव सॉ इन द तेलंगाना केस। नाउ वी सी फॉर द कास्ट एंड द रिलीजन, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखा होगा आपने, लोग चाहते थे स्पेशल कास्ट के लिए भील प्रदेश बनाया जाए, साथ में रिलीजन के लिए पाकिस्तान देख लीजिए। देन वी हैव इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़, या कि जिस जगह पे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ होगी वहाँ पे लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे, जस्ट लाइक वी हैव सॉ इन द छत्तीसगढ़।
अब कुछ टाइप की रीजनलिज्म होता है। सबसे पहला सुप्रा स्टेट, एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट लाइक यूएन है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट फॉल करते हैं। जब उनका बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे कहेंगे हम सुप्रा स्टेट। देन वी हैव इंटर स्टेट, जब कंट्री के दो स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट रीजनलिज्म। देन वी हैव इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक रीजनलिज्म को लेकर के, दिस इज कॉल्ड एज अ इंट्रा स्टेट। अब कुछ प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं फॉर द रीजनलिज्म, पॉजिटिव वाले रीजनलिज्म के लिए। सबसे पहले लोगों को फेडरलिज्म बढ़ाया गया, लाइक 3 टायर सिस्टम किया गया इंडिया में, है ना। लोअर गवर्नमेंट बनाई गई बाय द अमेंडमेंट ऑफ 73 एंड 74 फॉर द पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी रिस्पेक्टिवली। साथ में शेड्यूल 5 और 6 जो है वो भी हमारे शेड्यूल एरियाज़ के लिए बनाया गया, जहाँ पे ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट उसको शेड्यूल 5 दिया गया और शेड्यूल 6 दिया गया कुछ और स्टेट्स को, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ होगा। साथ ही पीसा एक्ट बनाया गया 1996 में, जो कि 73 अमेंडमेंट का एक्सटेंशन था उन एरियाज़ के लिए जो शेड्यूल एरिया में बिलोंग करते थे, ताकि वो अपने रिसोर्सेज, अपने माइनर फॉरेस्ट को मैनेज कर पाएँ। साथ ही आर्टिकल 371 बनाया गया फॉर द स्पेशल प्रोविजन फॉर द सर्टन स्टेट्स, सो दैट हर स्टेट आराम से एक साथ आके डाइवर्सिटी में रह पाए, हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, रिसोर्सेज एलोकेशंस मिले और सब हार्मोनियसली रह पाए। देन वी सी द रीजनल एस्पिरेशन ऑफ अ नॉर्थ ईस्ट। ये हम एक एग्जाम्पल के तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पे डिमांड करी गई थी ऑटोनॉमी के लिए, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट के लिए, मूवमेंट अगेंस्ट किया गया था आउटसाइडर्स, मतलब कि मेन स्ट्रीम इंडिया से जैसे अलग है थोड़ा, वो अपने को काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ महसूस किया करते थे, बिकॉज ना वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, कल्चरली दूसरे थे, लिंग्विस्टिकली डिफरेंट था और जोग्राफिकल लोकेशन तो खैर हमें अलग कर ही रहा था। इस वजह से वहाँ पे ये डिमांड्स करी गई थी, पर जैसे ही वहाँ पे इनको सेपरेट स्टेट दिया गया वहाँ पे हार्मनी रीस्टैब्लिश हो गई थी। अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं रीजनलिज्म के, जस्ट लाइक कि डिसेंट्रलाइजेशन करता है गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करता है। जैसे कि इंडिया में 3 टायर सिस्टम हो गया, लाइक लोकल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई ग्रास रूट लेवल के लिए। देन वी सी द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू रीजनल पार्टीज, यानी कि डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है इससे, हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है स्टेट के अंदर, जो कल्चरल या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे कल्चर अभी तक ब्लूम नहीं हो पा रहे थे उनको एक एक्सप्रेस करने का, डाइवर्सिटी को इन्हांस करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एज न्यू कैपिटल होता है, न्यू कोर्ट रूम्स होते हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है, तो लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। साथ में लोगों को अपनी जगह के प्रति काफ़ी लव होता है और वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं कि वो अपने स्टेट में बुलाना चाहते हैं, लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में गर्व से बताना चाहते हैं। लोग अपने एरिया को प्रायोरिटाइज करते हैं कि येस वी हेल फ्रॉम दिस लैंड। पर इसके साथ साथ काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जस्ट लाइक लोग अपने स्टेटहुड में इतना घुस जाते हैं कि वो नेशनल आइडेंटिटी को ही अंडरमाइन कर देते हैं। इसकी वजह से जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो वीक हो जाते हैं। लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अपने रीजन के प्रति भावना आ जाती है कि वो उसको सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट बना देते हैं, उसको देश से ही अलग बनाना चाहते हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हमने देखा कि अब वो उस स्टेट से अलग होना चाहते हैं इन वेरियस केसेस, लाइक तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। देन वी सी द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, लाइक बहुत सारे अब ब्यूरोक्रेटिक बाइफर्फिकेशंस हो चुकी है सिस्टम के अंदर। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़ तो खैर फिर भी प्रिवेल करेंगी ही। अब फेडरलिज्म जो है ना, अब वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे कितना और डिवाइड हुआ जा सकता है। लाइक बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है कि यहाँ पे अब स्टेट बनाएगी, सेंटर बनाएगी या फिर लोकल गवर्नमेंट खुद बनाएगी रूल्स। फंडिंग जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि अब इतने सारे स्टेट बन चुके हैं हमारे, अब फोकस कहाँ तक किया जाए और किस किस पे किया जाए। रिसोर्स एलोकेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है और इस वजह से फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ वी सी कि रीजनलिज्म जो है क्या एक्चुअल में थ्रेट है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं कि है और कुछ हद तक कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि रीजनलिज्म है, इसकी वजह से ही को एग्जिस्टेंस है और डेवलपमेंट है। सारे स्टेट एक साथ आ सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फेडरल सिस्टम में होता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है।
जो कि हमारी प्रिजर्व, जब तक हमारी सॉलिडारिटी के साथ कुछ भी खिलाफ नहीं जाता और वो उसको प्रिजर्व कर रहा होता है, रीजनलिज्म सही है। हमारे जो स्ट्रेंथनिंग करता है हमारे फेडरलिज्म की, यानी कि जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, लोगों के पास इजीली एक्सेस होता है अकाउंटेबिलिटी का, जो फंडामेंटल होते हैं फेडरलिज्म के वो फुलफिल हो पाते हैं। और इसकी वजह से ही सही मायनों में एक देश डाइवर्स कंट्री बन पाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक देश जो है वो एक देश जो है वो डाइवर्सिटी के बिना इनकम्प्लीट है, और एक देश के साथ डाइवर्सिटी आती है और उसको इंक्लूसिविटी बनाकर रखना एक देश की खूबसूरती है, जैसे कि इंडिया।